अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे जो लास्ट फेज था ब्रिटिशर्स का इंडिया में, वो स्ट्रेटेजिकल और इम्पैक्ट कैसा था उसका, और थोड़े से ग्लिम्स ब्रिटिश रूल के, प्लस इंडिया आज़ाद कैसे हुआ, पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड कैसे हुए, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हो चुकी थी। आज आई टेक अ स्टेप फर्दर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट होने के बाद हुआ क्या इंडिया में। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हो चुकी थी इंडिया में, और इसी के चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में एक टेंशन पैदा होने लग गई, और वो टेंशन कुछ फैक्टर्स की वजह से थी। जो पहला फैक्टर था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की थी इलेक्शंस में, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनना था। और मुस्लिम लीग के अंदर टेंशन इस वजह से थी क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, और इलेक्शंस में भाग ही नहीं लिया। और अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जिसको मेजोरिटी मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तो वही करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि जो मुस्लिम लीग है उसको हम फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंप देते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने वहां एक कंडीशन रखी कि जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, मिस्टर लियाकत अली खान, वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू को एड्रेस नहीं करेंगे, ना उन्हें कुछ बताएंगे, वो बताएंगे वाइसरॉय को। और ये तो अगेंस्ट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लॉज के। और जो मेन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आया वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कांग्रेस एक सेक्युलर स्टेट चाहती थी। कांग्रेस को नहीं मतलब था कि कोई सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, कांग्रेस को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कांग्रेस सिर्फ एक चीज चाहती थी कि आप इंसान हो ना, आप हिंदुस्तान में रहते हो, हम आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे, आप जो मर्जी हो। मुस्लिम लीग चाहती थी कि जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है सिर्फ उसका इंटरेस्ट सेफगार्ड हो, बाकी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस वाज सपोर्टिंग सेकुलरिज्म, मुस्लिम लीग वाज सपोर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। इसी वजह से मुस्लिम लीग चाहती थी एक सेपरेट इस्लामिक स्टेट जिसका नाम पाकिस्तान था। और इन्हीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते जो डिवीजन था इंडिया और पाकिस्तान का वो अनअवॉइडेबल हो गया। और इसी के चलते एक इनफॉर्मल मीटिंग कंडक्ट कराई गई ऑन 9 दिसंबर 1946, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मुस्लिम लीग आती या नहीं आती। एंड दैट इनफॉर्मल मीटिंग was chaired by Dr. Sachidanand Sinha, and Muslim League did not show up. And when the Muslim League was boycotted completely, a formal meeting was set on 11th of December 1946 under the chairmanship of the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, and hence the division of India was accepted. Thereafter, constitution making started in India progressively, and Mountbatten Plan was announced on 3rd June 1947, which led to Indian Independence Act 1947, and hence India and Pakistan are emerged as independent states. और अब जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स। उनके पास तीन ऑप्शन बचे थे। ये ऑप्शन 1, या तो इंडिया में रह लो, ऑप्शन बी पाकिस्तान में रह लो, या फिर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाज कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लो, एंड अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड द इंटीग्रेशन ऑन पब्लिक ओपिनियन, जिसको हम प्लेबिसाइड बोल देते हैं। और 17 प्रोविंशियल असेंबली में से 11 तो इंडिया आ गई, 3 गई पाकिस्तान, और जो बाकी बची हुई 3 थी दैट वाज पंजाब, बंगाल एंड असम। ये बराबर बराबर बांट दी गई इंडिया और पाकिस्तान में। एंड फ्रॉम 565 प्रिंसली स्टेट्स, 549 प्रिंसली स्टेट्स तो एकदम इंडिया का पार्ट बन गई,
और जो 13 प्रिंसली स्टेट्स थी वो पाकिस्तान में चली गई, और जो 3 बची हुई थी दैट वाज जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। इन तीनों ने बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया इन फाइनल इंटीग्रेशन। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 82% पॉपुलेशन इंडिया आई, 18% पॉपुलेशन गई पाकिस्तान, और अगर टेरिटरी की बात की जाए तो 77% टेरिटरी इंडिया आई और 23% टेरिटरी गई पाकिस्तान। और अगर टोटल फाइनेंशियल रिजर्व की बात की जाए जो कि आरबीआई के पास था, वो था 375 करोड़, जिसमें से 300 करोड़ इंडिया के पास था और 75 करोड़ पाकिस्तान को दिया गया, जिसमें से 20 करोड़ वाज रिलीज इमीडिएटली। लेकिन जो बचे हुए 55 करोड़ थे पाकिस्तान के, दैट अमाउंट वाज हेल्ड एट चार्ज, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत चार्जेस लगे हुए थे, या मैं ये कहूँ बहुत ब्लेम्स लगे हुए थे। क्योंकि उनके ऊपर एक जो सबसे बड़ा ब्लेम था वो ये था कि पाकिस्तान उन पैसों से रादर देन डेवलपमेंट वो फंड कर रहा है आज़ाद कश्मीर फोर्स को, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक किया था इन अक्टूबर 1947। बट गांधी जी ऑन दी अदर हैंड, गांधी जी ये बोल रहे थे कि आप तो ब्लेम लगा रहे हो पाकिस्तान पे, लेकिन आपके पास कोई मजबूत एविडेंस नहीं है अमाउंट को रोकने का। तो डेमोक्रेसी है, गांधी जी टोटल अपोज करने लग गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो बचे हुए 55 करोड़ है भाई उनके दो वापस में, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो लोग आजाद कश्मीर फोर्स को फंड कर रहे हैं ही कर रहे हैं। और इसी के चलते गांधी जी ने ये बात भी बोली कि जो आप कर रहे हो ना वो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया की वायलेशन है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया गांधी जी की इस बात का। तो गांधी जी ने बोला बेटा ठीक है, और गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, फास्ट अंटिल डेथ ऑन 12 जनवरी 1948। जैसे जैसे थोड़े टाइम बाद गांधी जी की हेल्थ डिटीरियरेट होने लग गई, तो उसके बाद जो कांग्रेस के मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने फटाफट से पूरी की पूरी जो बची हुई अमाउंट थी वो सारी पाकिस्तान को दे दी, और वहां पे गांधी जी ने अपना फास्ट डेथ तोड़ दिया। लेकिन एक हिंदू लीडर थे, उनका नाम था नाथूराम गॉडसे। उनके पास एक अपनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थी। उनके हिसाब से गांधी जी अपना ये जो फास्ट का जो ये टूल है ना उसको यूज कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ऐसा उनका सोचना था। जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं, हम हमारे यार दोस्त होते हैं, अब तुमने बोल दिया कि यार ये XYZ काम कर दे, उसने बोला नहीं करूंगा, तो हम बोलते हैं यार भाई नहीं है। तो ये जो भाई नहीं है वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये हम एज ए टूल कर रहे हैं सामने वाले को इमोशनल करके हमारा काम करवाने के लिए। नाथूराम गॉडसे के हिसाब से गांधी जी अपने फास्ट टिल डेथ को ना एक टूल की तरह यूज कर रहे थे टू सप्रेस द गवर्नमेंट, और यही उनकी इंटरप्रिटेशन लेड करी टू असैसिनेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी ऑन 30th of January 1948। और जैसे मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़, इन तीनों की इंटीग्रेशन में इतने पंगे हुए जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये तीनों किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर हम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो पहले इनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के बारे में बात करते हैं। जो रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के, जिनका नाम था महाराजा हरि सिंह, उन्होंने एक प्लेबिसाइट ऑर्गेनाइज कराया। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो प्लेबिसाइट एक नॉर्मल प्लेबिसाइट था, लेकिन काफी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कि वो प्लेबिसाइट था जिसमें वायलेंस को एक मेजर लिया गया, एंड दैट वायलेंस वाज क्रिएटेड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन महाराजा हरि सिंह का एक जो साइलेंस था उसको पाकिस्तान ने ऐसे इंटरप्रेट किया क्योंकि वो एक हिंदू रूलर है और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ये इंडिया से तो इंटीग्रेट नहीं कर रहा। पता नहीं पाकिस्तान ने ऐसा क्यों सोचा। और यही डाउट कि करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, इसी डाउट की वजह से जो आजाद कश्मीर फोर्स थी उसने जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया, जिसको डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि जो आजाद कश्मीर फोर्स थी वो और कोई नहीं बल्कि कश्मीर का ही एक लोकल ट्राइब था जो कि आवाज उठा रहा था कि कश्मीर को आजाद करो, और इसको फंड कर रही थी पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये डॉक्यूमेंटेड है।
और 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह कॉन्टैक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यार हमले पे हमला हुए जा रहा है, बहुत ही वायलेंस हो रहा है, आप प्लीज मिलिट्री हेल्प भेज दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया और बदले में महाराजा हरि सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ राइट्स दे दिए, जो कि थे कि जो भी फॉरेन अफेयर्स होंगे जम्मू एंड कश्मीर के वो इंडिया हैंडल करेगा, जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स होंगे कश्मीर के वो इंडिया हैंडल करेगा, और जो कम्युनिकेशन होगी जम्मू एंड कश्मीर की दैट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनडायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे वो इंडिया को ऑलमोस्ट पावर देते जा रहे थे धीरे धीरे। आजाद कश्मीर फोर्स बैक तो कर रही थी, लेकिन बैक करते करते उन्होंने झेलम रिवर के ऊपर एक ब्रिज है उरी में, उन्होंने वो ब्लास्ट कर दिया। और ये उन्होंने क्यों किया? टू सिंपली स्टॉप द इंडियन आर्मी। अब क्योंकि इंडियन आर्मी के पास इतना समय नहीं था कि वो ब्रिज रिपेयर कर पाए, और एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू वो भी एक फुल स्केल वॉर को अवॉइड कर रहे थे कि यार अभी अभी हम अलग हुए हैं, हम डेवलप हुए या लड़ाई करें। ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एंड पाकिस्तानी यहाँ यूज करना थोड़ा गलत हो जाएगा, आई एम सॉरी, आई से कि उस टाइम के पाकिस्तानी लीडर्स को या मिलिट्री को, लेकिन इंडिया को ये बात समझ में आ रही थी कि वॉर टालो, क्योंकि वॉर करने से किसी का फायदा नहीं है, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ही होंगे। प्लस इसी के चलते यूएन भी प्ले में आ गई थी। यूएन इज यूनाइटेड नेशंस, और यूएन जैसे ही गेम के अंदर आई, यूएन ने एक बहुत ही बढ़िया कंडीशन रख दी, और वो कंडीशन थी दैट कोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी डिसाइडेड अपॉन प्लेबिसाइट एंड थ्रू विच द फॉरेन आर्मी, जो कि इंडिया से आई थी, दैट शुड बी विड्रॉन। तो जो इंडियन आर्मी थी, इसका सिंपली मतलब है कि इंडियन आर्मी भाई इंडिया वापस जाओ, और जम्मू एंड कश्मीर का क्या होना है, इसमें एक फेयर एंड स्क्वायर प्लेबिसाइट होना चाहिए, और ये इसकी निगरानी यूनाइटेड नेशंस की होगी। और इस टाइम पाकिस्तान फंस गया। एंड बाय द वे, फॉरेन आर्मी सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं थी, बाय फॉरेन आर्मी यूनाइटेड नेशन ऑल्सो मीन्स द आजाद कश्मीर फोर्स। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे ही, तब से चलते आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देयर वाज लैक ऑफ ट्रस्ट, और इसी लैक ऑफ ट्रस्ट के चलते 31 दिसंबर को सीज फायर डिक्लेरेशन हो गई। एंड इन लेटर कोर्स ऑफ टाइम यही सेम सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया, शिमला एग्रीमेंट 1972, और ये सब हुआ इंडो पाक वॉर 1971 के बाद। एंड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड टू डिपेंड अपॉन अ वर्डिक्ट ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 2023 में आई है, और वो वर्डिक्ट थी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 Jammu and Kashmir should be declared as a union, and by that it means Jammu and Kashmir is an integral part of India. Jammu and Kashmir must be given a special condition under Article 370, क्योंकि काफ़ी रफ हिस्ट्री रही है वॉर्स वगैरह के चलते। तो 370 अगर मैं बड़े आसानी से बता दूं या आसान शब्दों का यूज़ करके बताऊं, 370 एम्पावर्स करता है द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कि वो अपना चाहे तो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वाज प्लेस्ड अंडर टेम्पररी प्रोविजंस, बट द आर्टिकल 370 क्लॉज 3 वाज सेफगार्ड, जो कि सिंपली ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर सकता अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट कोई अनाउंसमेंट करना चाहता है ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प लगेगी, या और आसान भाषा में बोलूं, प्रेसिडेंट नीड द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू पास एन अनाउंसमेंट अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was dissolved, followed by enforcement of Jammu and Kashmir Constitution on 25th of January 1957, which was interpreted that temporary provisions had become permanent after the dissolution of Constituent Assembly. And even after that, जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट था उसने 2015 में एक वर्डिक्ट पास करी कि 370 अब टेम्पररी नहीं है, अब वो परमानेंट है, इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड फाइनली ऑन 5th of August 2019 जो स्पेशल स्टेटस दे रखा था जम्मू एंड कश्मीर को वो हटा दिया गया. दैट वॉज बेस्ड ऑन आर्टिकल 367. और आर्टिकल 367 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिंपली जो पार्लियामेंट है उसको एम्पावर करता है to interpret any article in the Indian Constitution, but it could be challenged in the Supreme Court and can be reviewed under Article 137. तो अपनी आप मनमानी नहीं चला सकते, पावर्स चेक में रहेंगी, लेकिन स्टिल ये पार्लियामेंट को एम्पावर तो करता है. और इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा कहासुनी होती रही हेयर एंड देयर. अब अगर उसको एक्सप्लेन करने चलेंगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम निकल जाएगा. तो शॉर्ट एंड क्रिस्प कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई जो जानना ज़रूरी है. जैसे कि अगर यूनियन टेरिटरी जो है, अगर उनके अंदर इलेक्शंस हुए तो स्टेटहुड रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं है, और ये 5 साल के लिए तो है ही नहीं पॉसिबल. सो द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एक्सपेक्टेड to direct a deadline for statehood, also for complete execution of the judgment. अब अपना खुद का देश बनाना भी कोई बहुत ज़्यादा आसान बात नहीं है, और जो प्रिंसली स्टेट्स उड़ रही थी कि हम इसके साथ भी नहीं जाएंगे, हम उसके साथ भी नहीं जाएंगे, हम अपनी अलग करेंगे, उनकी फटली. और उसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न था कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट राज्य हो, ठीक है, आपको दूसरे जो कंट्रीज हैं उनमें अपनी एम्बेसीज खोलनी पड़ेंगी फॉर योर पीपल. आपको अपनी खुद की आर्मी रखनी पड़ेगी, और इसको मैनेज करना विद हैविंग ऑल द बजट प्रॉब्लम्स, या सब कुछ अपने आप मैनेज करना, ये सबके बस की बात नहीं है. तो ये प्रिंसली स्टेट्स भी हक्की बक्की रह रही थी कि हमने बोला था कि हम अपने दम पे रहेंगे, अपने दम पे रहा नहीं जा रहा, अब किस मुंह से इन दोनों में से किसी के भी पास जाए कि हमें जोड़ दो. और जम्मू एंड कश्मीर का जैसे हमने अभी देखा, ऐसे फटाफट जूनागढ़ का भी देखते हैं. मेन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो जम्मू एंड कश्मीर के उसमें, क्योंकि ना हम मानने को तैयार हैं, हम तो मानेंगे ही नहीं. खैर, पाकिस्तान को मानना चाहिए, वो मान नहीं रहे. तो ये वर्डिक्ट्स तो चलती रहती हैं, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर की थोड़ी लेंदी थी. जूनागढ़ और हैदराबाद की इतनी नहीं है, तो फटाफट से वो समझते हैं. जो जूनागढ़ के रूलर थे महाबत खान, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ 1947 में. और ये जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट साइन किया, दैट वाज विदाउट इवन होल्डिंग प्लेबिसाइट, और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का स्ट्रेट अप वायलेशन था. तो अब इसके चलते मिलिट्री ऑपरेशंस वाज कैरिड आउट अगेंस्ट जूनागढ़, और महाबत खान की फटली वो पाकिस्तान उड़ दी. अब जो बहुत ही फनी लगता है मेरे को कि पहली बात तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि आपके अंदर कितना दम है. दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिससे आप पंगे ले रहे हो उसके अंदर कितना दम है. अगर एक 40 किलो का बंदा एक 100 किलो के बंदे को एक कॉम्बैट में चैलेंज कर रहा है, एंड बाय कॉम्बैट आई डोंट मीन कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इन्वॉल्व हो, स्ट्रेट अप अपनी फिजिकलिटी से कॉम्बैट करना है, तो 95% चांस है कि वो 100 किलो वाला तोड़ देगा उसको, बिकॉज ऑफ हैविंग मोर बोन डेंसिटी, मोर मसल मास, बिगर फ्रेम. ऐसे ही जो जूनागढ़ का रूलर था उसको शायद अकल लगा लेनी चाहिए थी, लेकिन उसके पास नहीं थी, तो उसने प्लेबिसाइड नहीं किया, मिलिट्री ऑपरेशन कैरिड आउट हो गया, भाई साहब पाकिस्तान भाग गए. लेकिन जब ये सब चल रहा था ना, तो उसके बाद
उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी करी कि यार प्लीज मैं प्लेबिसाइड कर लूंगा, रुक जाओ। अब डर के आदमी थोड़ा तो झटपट आता ही है। तो जो प्लेबिसाइड हुआ, 95% लोगों ने ये कहा कि भाई इंडिया से इंटीग्रेट हो, बहुत हो गया। एंड आफ्टर द प्लेबिसाइड, जब 95% लोगों ने बोल दिया कि भाई हमें हिंदुस्तान जाना है, तो जो एडवाइजर थे महाबत खान के, हिज नेम वॉज शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट साइन कर लिया जिसके चलते फरवरी 1948 में जूनागढ़ इंडिया से इंटीग्रेट हो गया। और अगर हैदराबाद का सीन देखा जाए तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उस्मान अली खान, बहुत ही अमीर आदमी थे उस टाइम, तो उस्मान अली खान ने प्लेबिसाइड किया और उस प्लेबिसाइड में हैदराबाद के लोगों ने भी यही किया कि भाई इंडिया से इंटीग्रेट होना है। बट इन स्पाइट ऑफ द प्लेबिसाइड, उस्मान अली खान वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंट, और ये भी इंडिपेंडेंस एक्ट की वायलेशन है। एंड अगर हम उस्मान अली खान के बारे में थोड़ा जाने तो उस्मान अली खान वो सो रिच एट दैट टाइम, उस बंदे के पास एक खुद की आर्मी थी, पता नहीं कितने सारे गोल्ड रिजर्व्स थे खुद की, या मैं ये कहूं इकलौती एयरलाइन थी इंडिया की। उस्मान अली खान वाज फिल्दी रिच, तो वो भिड़ भी सकता था कि भाई मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, कर लो जो करना है, और मेरे पास लड़ने की कैपेसिटी है, मेरे पास रिसोर्सेज है, रोकड़ा पड़ा है मेरे पास। लेकिन क्योंकि इंडिया को वॉर टालनी थी हर हालत में, इंडिया ने ऑपरेशन स्टैंड स्टिल इनिशिएट किया, जिसमें उनको सोचने का थोड़ा टाइम दिया गया कि भाई यार सोच लो, लड़ने वड़ने में कुछ नहीं रखा। और इसी के चलते उस्मान अली खान थोड़े बिदक गए, उन्होंने यूएन को कंप्लेंट कर दी और यूएन और के लस गया कि यार तूने तो बिल्कुल ही वेला समय रखा है, अब हम नेशंस की प्रॉब्लम संभालेंगे या साला नेशन के अंदर एक जो प्रिंसली स्टेट है उसकी प्रॉब्लम संभालेंगे, पागल समय रखा है। तो वहां से उस्मान अली खान को भगा दिया गया। जो भी उन्होंने प्रपोजल रिक्वेस्ट अपनी भेजी थी यूनाइटेड नेशंस को, स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। और उसके बाद इंडिया ने इनिशिएट किया ऑपरेशन पोलो, जिसके चलते उस्मान अली खान को कस्टडी में ले लिया गया और हैदराबाद को एक इंडियन यूनियन बना दिया गया बाय फोर्स। और जैसे ऑलरेडी बहुत सारे, जैसे पिछली वीडियो में बताया, बंटवारा बहुत ज़्यादा हो रखा था इंडिया में, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा बंटवारा वाज बेस्ड ऑन भाषा, लैंग्वेज। तो इस डिवीजन को क्योर करने के लिए some judges and the interim prime minister of India at that time, पंडित जवाहरलाल नेहरू, came forward to solve the issue। और इन सब ने मिलके लोगों को बेसिकली अवेयर किया अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने ये बोला आप जो भाषा बोल रहे हो उसमें कोई कमी नहीं है, आप बोलो और हम आपको मना भी नहीं करने वाले, लेकिन जो दूसरे भाषा बोल रहे हैं उनको छेड़ो मत, और ना उनके पास कोई हक होगा आपको छेड़ने का, बिकॉज ये इंडिया की डाइवर्सिटी को कंजर्व करेगा। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। अब जब सब चीज डाइवर्स है तो लैंग्वेज भी तो डाइवर्स होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सबको बोल दिया कि कोई भी गलत नहीं है, लेकिन एक दूसरे की तरफ उंगली पॉइंट आउट मत करो, क्योंकि उससे कोई पॉइंट नहीं है। आप सबकी भाषाएं रिस्पेक्टेड है, आप सब उनको एक्सरसाइज करना चाहते हो, बोलो। और भाषा क्या है, अपनी बात को बोलने का एक मीडियम है। तो ऐसे करके उन लोगों ने पॉपुलेशन को एजुकेट किया सिंपली। और ऐसे ही चलते चलते बहुत लोग थे जिन्होंने मान लिया, समझदार थे, लेकिन सोसाइटी में गधे भी तो होते हैं, बहुत लोगों ने नहीं माना। तो वो लोग वायलेंस पे उतर आए कि भाड़ में जाए सबके सब। वही मुस्लिम लीग वाला सीन कि हम तो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे, बाकी चाहे जलो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो जूझ रहा था इंडिया इससे भी, और इसको भी ओवरकम कर दिया गया। एंड इन 1952 इलेक्शंस हुए। पहले जवाहरलाल नेहरू was the interim prime minister of India, but in 1952 Jawaharlal Nehru became the prime minister of India by commanding majority within limited resources and ultimate challenges.
इतने चैलेंज, उसके बावजूद भी रिसोर्सेस नहीं है, आप फिर भी जीत गए। दैट्स कमेंडेबल। एंड जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, वो काफी बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और काफी बार प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से मैं आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ यही एक्सप्लेन किया कि जो मेजर चैलेंजेस जवाहरलाल नेहरू के एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर करियर की शुरुआत में ही आ गए थे, वो कैसे रहे और कैसे उन्होंने फाइट किया। इंडिया के मैप में जो आज हम स्टेट्स देखते हैं वो कैसे कैसे बनी, आज हमने ये डिस्कस किया है। आई होप यू लाइक इट। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस।